Okay, let us start the NCERT of S block and see the important points of NCERT in S block. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि दे आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल। 1A के जो एलिमेंट होते हैं उनको एल्कली मेटल बोलते हैं, क्योंकि उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होते हैं नेचर में। ठीक है, तो ये लाइन अपन को पहले याद रखनी है, ये रही वो लाइन। इनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगली एल्कलाइन होते हैं नेचर में। ग्रुप 2 जो होता है उसमें आता है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, और इन सबको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक्सेप्शन इज बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ करके, है ना। बेरिलियम को हम नहीं बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि उसके जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, इसलिए उसको अपन ने इस कैटेगरी में नहीं रखा हुआ है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पहले पेज पे दिया हुआ है ना। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है, उसकी हाफ लाइफ 21 मिनट होती है एल्कली मेटल में। इसके अलावा कोई ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है इस पेज पे। नेक्स्ट पेज एनसीईआरटी पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। NS1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आसान चीज है। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बढ़ता है, आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो जो इनके कैटाइंस होते हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, के प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, इनका जो रेडियाई का ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका हाइड्रेशन ज्यादा होता है। लिथियम प्लस को पानी ज्यादा हाइड्रेट करता है, ज्यादा मात्रा में हाइड्रेट करता है, ज्यादा अमाउंट में हाइड्रेट करता है, तो उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है लिथियम प्लस हाइड्रेटेड का। तो इसलिए साइज का ये ऑर्डर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो इसका ठीक रिवर्स होता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज सीजियम प्लस इज बेटर कंडक्टर देन रुबिडियम प्लस, देन के प्लस, देन Na प्लस एंड देन लिथियम प्लस। कोई भी चीज जिसका साइज बड़ा होगा बच्चों, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, उसको ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, इसलिए कंडक्टिविटी इनकी कम होती है। तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया, ये दूसरा पेज खत्म हो गया जो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इतनी ही बातें अपन को नीट के लिए याद रखनी, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, एल्कली मेटल चल रहा है। तो सबसे पहली बात, ये इनका सिल्वरी वाइट लस्टर होता है मेटल्स का। मेटल्स में जनरली सिल्वरी वाइट लस्टर होता है, सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट विद द नाइफ एंड ऑल, है ना। ये सॉफ्टर क्यों है, क्योंकि इनका आकार थोड़ा बड़ा है, मेटलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा यदि देखें अपन तो डेंसिटी अभी आगे चल के ऑर्डर आ जाएगा, और फ्लेम टेस्ट के बारे में भी आ जाएगा, तो इधर देख लेते हैं वो, है ना। फ्लेम टेस्ट के रिजल्ट के बारे में इधर देख लेते हैं। तो फ्लेम टेस्ट जो होता है, लिथियम का क्रिम्सन होता है, लिथियम के लिए क्रिम्सन आता है, सोडियम के लिए येलो, पोटेशियम के लिए वायलेट, रुबिडियम के लिए रेड और सीजियम के लिए ब्लू आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन को याद रखना है। CVY क्रिम्सन, येलो, वायलेट, रेड एंड ब्लू, ये रंग अपन को याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो चार्ट होता है एनसीईआरटी में, ये हरदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, उसमें जहां ये वाला चार्ट आपको मिल जाए, आप समझ लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर में कुछ याद करने के लिए नहीं है। एटॉमिक मास में डाउन द ग्रुप बढ़ता है, एब्सोल्यूट मास याद नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या होती है बच्चों, कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, डिफरेंस काफी कम है। यदि आप सीजियम और फ्रांसियम में डिफरेंस देखो ना, रिलेटिवली आपको काफी कम डिफरेंस दिखाई, प्रोबेबली ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हाइड्रेशन एनर्जी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होता है, लिथियम प्लस का होता है, तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, और डाउन द ग्रुप पे हाइड्रेशन एनर्जी कम हुआ है। फ्रांसियम के लिए वैल्यू दी नहीं है, रेडियो एक्टिव होता है। मेटलिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, मेटलिक रेडियाई बढ़ता है, मेटलिक रेडियाई बढ़ता है डाउन द ग्रुप। लेकिन ये जो रेडियाई बढ़ता है ना, इसमें यदि आप सोडियम और पोटेशियम देखोगे ना, तो इनके बीच में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो रिलेटिवली आप परसेंटेज इंक्रीज जो है वो आपको एकदम जो है बढ़ जाता है, शेल एकदम जो है वो साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखें तो आयनिक रेडियाई हो गया। आयनिक रेडियाई तो बता ही दिया तुमको, डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने में मेटेलिक बॉन्डिंग बच्चों वीक होती जाएगी, क्योंकि आकार बड़ा होता जाता है। अब मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। अब चार्ज तो सब में सेम ही रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है सबके पास में, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम ही है,
तो उसके कारण तो मेटलिक बॉन्डिंग सिमिलर टाइप की आनी चाहिए, लेकिन साइज बड़ा होता है इसलिए मेटलिक बॉन्डिंग कमजोर पड़ती जाती है डाउन द ग्रुप जाने पे। तो एमपीबीपी का पॉइंट भी जो है डाउन द ग्रुप जाने पे कमजोर पड़ता जाएगा, मतलब एमपीबीपी की वैल्यूज कम होती जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डेंसिटी का। डेंसिटी देखो तो शुरू के 3 देखो आप, ये 3 इनकी डेंसिटी पानी से कम है बच्चों, और इसकी डेंसिटी जो है इन दो की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। इसलिए बेटा पानी में डालते हैं ना तो ये 3 जो है पानी के ऊपर ही रहते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जबकि रुबिडियम और सीजियम पानी के अंदर डूब जाते हैं और ब्लास्ट होता है, ठीक है ना, काफी ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है। इसके अलावा देखा जाए तो डेंसिटी जो है वो एक एक्सेप्शन भी आता है। डाउन द ग्रुप डेंसिटी पीरियोडिक टेबल में जनरली बढ़ती ही है ना, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे घट रही हो, एक्सेप्शंस में भी दिया, लेकिन जनरल ट्रेंड यही कि डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि मास का इंक्रीज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम, इसलिए डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, बढ़ती है। इधर भी बढ़ती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है सोडियम और पोटेशियम का। डाउन द ग्रुप पोटेशियम की डेंसिटी जो होती है वो बढ़नी चाहिए थी, कम हो जाती है, सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, और सबसे लाइटेस्ट मेटल जो होता है वो लिथियम होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल यदि देखा जाए रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या डिफाइन करता है, एक्वस मीडियम में कैटाइन के इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है वो दर्शाता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा होगी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। तो यहाँ आप लिथियम प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है बेटा वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, और वो -3.04 है। इसका मतलब लिथियम के लिथियम प्लस बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, गैसियस मीडियम में नहीं, एक्वस मीडियम में। और लिथियम सबसे अच्छा डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का एक्वस मीडियम में, और ये होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में जरूर आ सकती है। तो लिथियम के बारे में ये वाली बात अपन लोग याद जरूर रखेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिथियम के बाद वहाँ ऑर्डर यदि देखो तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिथियम आता है, फिर रुबिडियम आता है, फिर सीजियम आता है, उसके बाद पोटेशियम और आखिरी में सोडियम है। यदि वैल्यूज को आप देख रहे हो तो वैल्यूज को यदि आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है लिथियम के अंदर बताई हुई है -3.04, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी 3.04 से डिनोट होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3.04 जाएगा। रुबिडियम का जो दिया है वो दिया है 2.93 दिया है, और ये 2.927 दिया है। पोटेशियम का देखो तो 2.925 दिया है, और सोडियम का यदि देखो तो 2.714 दिया है। तो यदि आप ध्यान से देख रहे हो इन वैल्यूज को जो एनसीईआरटी में दी हुई है, तो उसके हिसाब से सबसे बड़ा डोनर लिथियम है, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम है, ठीक है बेटा। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले रिएक्शन टुवर्ड्स द एयर। तो बेटा जो लिथियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ, ड्राई एयर के साथ जो रिएक्ट करता है, द एल्कली मेटल टार्निशेस इन ड्राई एयर, है ना। ड्राई एयर में जब इनको अपन रखते हैं तो एल्कली मेटल टार्निश हो जाते हैं, अपने मेटलिक लस्टर को लूज कर देते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं बच्चों। और जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है एयर में मौजूद, उसके साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले ऑक्साइड बना लेगा, उसके बाद में हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत विगरसली बर्न करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है मेनली, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और बाकी मेटल जो होते हैं सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, एल्कली मेटल। सुपर ऑक्साइड आयन जो होता है वो स्टेबल होता है इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज केटाइन। ऐसा थ्योरी चलती है कि लार्ज साइज एनाइन स्टेबलाइज इन लार्ज साइज केटाइन। तो ये पूछते भी हैं कि सुपर ऑक्साइड नीचे वाले ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है, इसलिए वो बड़े साइज के एनाइन को स्टेबलाइज कर देते हैं। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे पर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी बच्चों बढ़ती है। दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ जाती है, ठीक है ना। यदि आप हीट करोगे ना तो सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चों। आगे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखें तो मात्र लिथियम है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, इसके अलावा कोई भी एल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन के जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको तोड़ने की एनर्जी नहीं होती है किसी और के पास में। मतलब है तो एनर्जी तो आप जुगाड़ सकते हो यहाँ से वहां से, लेकिन उस एनर्जी को कंपनसेट नहीं किया जा सकता बाई लेटाइस एनर्जी। जब सोडियम नाइट्राइड बनाओगे तो वो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जितनी नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने में आपको एनर्जी देनी पड़ जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से thermodynamical feasibility of the formation of sodium, potassium, rubidium, cesium nitrate will not be possible। तो लिथियम नाइट्रेट का थर्मोडायनेमिक प्रोडक्शन जो है वो feasible हो पाता है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो जाती है अंडर द गिवन कंडीशंस। नाउ इसके अलावा बेटा इनकी हाई रिएक्टिविटी होती है, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में अपन स्टोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लिथियम जो होता है वो स्लोली रिएक्ट करता है। एक्चुअली ये सवाल हो सकता है कि लिथियम स्लोली क्यों रिएक्ट करता है, उसको तो पानी से रिएक्शन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लिथियम की तो डोनर पावर सबसे ज्यादा होती है। वो इसलिए बेटा कि लिथियम का जो लेटाइज स्ट्रक्चर होता है ना, वो खुलते खुलते ही खुलता है, क्योंकि उसकी जो बना हुआ है स्ट्रक्चर बहुत अपनी एनर्जी के द्वारा या स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग द्वारा जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर जल्दी ओपन नहीं होता। तो जब तक स्ट्रक्चर ओपन नहीं होगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। इसकी वजह से बच्चों ऐसा होता है, ठीक है। तो लिथियम स्लो होता है रिएक्शन में। सोडियम जो होता है यदि एक जगह रुक गया तो आग पकड़ सकता है, मतलब सोडियम के साथ रिएक्शन रिलेटिवली फास्टर होती है। पोटेशियम पूरी सतह पे फैल जाता है और तुरंत आग लग जाती है। रुबिडियम और सीजियम पानी के अंदर डूब जाते हैं और ब्लास्ट होता है। और सबसे ज्यादा विगरस रिएक्शन ऑब्वियसली सीजियम के साथ ही होती है। चलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, बेटा सब लोग हाइड्राइड बनाते हैं, जो कि जो है आयनिक हाइड्राइड होते हैं, और सारे आयनिक हाइड्राइड रहते हैं। तो चूंकि आयनिक बॉन्ड बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, उनका नेचर जो होगा सॉलिड होगा। अब हाइड्राइड जो होता है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना कंट्रोल में नहीं रख सकता, देयरफॉर हाइड्राइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्राइड जो होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ठीक है बच्चों। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़े मेटल हैं, हैलोजन सबसे बड़े नॉन मेटल हैं एक तरीके से इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में। तो विगरस रिएक्शन होगी, है ना, सारे के सारे आयनिक होंगे। लिथियम हैलाइड्स को यदि छोड़ दिया जाए तो लिथियम के जो हैलाइड होते हैं ना, लिथियम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, लिथियम प्लस जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पोलराइज कर लेता है। इसकी वजह से पोलराइजिंग टेंडेंसी जो लिथियम प्लस की ज्यादा होती है, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, वो कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस कर देता है हैलोजेंस में, हैलाइड्स में, ठीक है। तो जो लिथियम क्लोराइड होता है, इसलिए देखो बेटा लिथियम क्लोराइड पायरिडीन में भी सॉल्युबल होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होता है, हालांकि वो पानी में भी सॉल्युबल होता है ड्यू टू लो लेटाइज एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो नेचर कोवलेंट हो जाता है उनकी हाई पोलराइजिंग टेंडेंसी के कारण, जिसके कारण वो नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, या लेस पोलर बोले वो, दैट विल बी मोर करेक्ट, ओके। नाउ रिड्यूसिंग नेचर बच्चों, ऑब्वियसली ये बात अपनी हो चुकी है। रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो आपको पता है यदि एक्वस मीडियम में देखो तो लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और यदि गैसियस मीडियम में देखोगे तो सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन एनर्जी के कारण ऐसा होता है, वो बात अपन कर चुके हैं, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी पढ़ चुके हैं। नाउ सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया, बच्चों यदि लिक्विड अमोनिया में इसको डाल दिया जाए बेटा, तो इसका ब्लू कलर का, इंटेंस ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इंटेंस ब्लू कलर का सोल्यूशन क्यों होता है, आपको बोलना है अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण इंटेंस ब्लू कलर होता है, और पैरामैग्नेटिक करेक्टर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि सोल्यूशन को ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो बच्चों अमाइड बन जाएगा, और जो नीचे रिएक्शन लिखी है ये हो जाएगी विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, MnH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी बच्चों लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में यदि सोल्यूशन को कंसंट्रेट होने दिया जाए तो उसका कलर ब्लू से जो है बच्चों ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है सोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो बात को समझना कि जब अपन क्या करेंगे, लिक्विड अमोनिया के अंदर जो है इन मेटल्स को डालेंगे तो इंटेंस ब्लू कलर का सोल्यूशन बनेगा, जो कि किसके कारण बनता है, जो कि बनता है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है बेटा। और इनका कैसा कलर होता है, इंटेंस ब्लू कलर होता है, और इसके अलावा ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। यदि सोल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो अमाइड बना देगा विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा बच्चों यदि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाए इसका, यदि इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ब्लू सोल्यूशन जो होता है वो ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है और डाईमैग्नेटिक हो जाता है। देखो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन अभी अपन एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बात करते हैं, एग्जाम में भी एनसीईआरटी ही आती है। नाउ यूजेस, लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक द यूजफुल अलॉय। लिथियम मेटल हल्का होता है इसलिए खूब सारे अलॉय बनाते हैं अपन उससे। बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पर कि हल्की चीज की जरूरत पड़ी, जैसे एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो तो अपन वजन नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में खूब यूज होता है, मोबाइल बैटरीज में खूब यूज होता है ना, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है इसका। सोडियम का यूज जो है वो टेट्राइथाइल लेड बनाने में, सोडियम पीबी अलॉय का यूज होता है, जो कि अपन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करते थे, आजकल नहीं करते क्योंकि लेड की पॉइजनिंग के कारण, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्राइथाइल लेड का पहले प्रयोग करते थे ना बेटा, अब आजकल नहीं करते क्योंकि कार्सिनोजेनिक होता है। नाउ लिक्विड सोडियम जो होता है कूलेंट होता है, इन फास्ट कूलेंट के रूप में यूज करते हैं, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
पोटेशियम वाइटल होता है, कई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है पोटेशियम का। जहाँ भी बेटा कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दी हो या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई कंसंट्रेशन या फिर कोई डाटा दिया है तो उसको अपन को याद कर लेना चाहिए, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा। सीजियम जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है ड्यू टू द लोअर आईपी, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा आता है द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल। सबसे पहले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ चुके इस बात को कि हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनते कैसे हैं। ऑक्सीजन के साथ यदि लिमिटेड एयर में कंबस्शन इन एक्सेस ऑफ एयर यदि किया जाए तो क्या होगा बच्चों, तो लिथियम जो होगा वो ऑक्साइड बनाएगा विद सम अमाउंट ऑफ परऑक्साइड, सोडियम जो होगा वो परऑक्साइड बनाएगा विद सम अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड, जबकि पोटेशियम, रुडियम, सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लार्ज साइज एनाइन स्टेबलाइज इन लार्ज साइज कैटायन, इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंडर जो है, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड ऑफ M2O, M2O2 एंड MO2 में भी प्रिपेयर, ठीक है ना। जरूरी नहीं है उसके साथ में इम्प्योरिटी है, प्योर कंपाउंड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन ऊपर वाली बात इंपॉर्टेंट है, कौन क्या बनाता है। लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुडियम, सीजियम जो होता है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है बेटा। एक बात याद रखना, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप गिरती है, दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। पॉलीएटमिक एनायन से ये O2 नेगेटिव नेगेटिव और O2 नेगेटिव, ये परऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। किसी भी ग्रुप में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, याद रखना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जो होगी बेटा कम होगी, ठीक है। चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, इधर देखो इसको। यदि आप जो है आपने ऑक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में रखा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, यदि परऑक्साइड को रखा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में परऑक्साइड बनेगा, और यदि सुपर ऑक्साइड को रखा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, परऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो चलो जल्दी से याद कर लो इस बात को। यदि सिर्फ आपने M2O को रखा, ऑक्साइड को रखा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, परऑक्साइड को रखा तो हाइड्रोक्साइड प्लस परऑक्साइड बनेगा, सुपर ऑक्साइड को रखा तो हाइड्रोक्साइड परऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर दैट, है ना। एग्जाम में टपकेगा ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े तो अब आ जाते हैं अपन किस पे, हेलाइट्स पे आ जाते हैं। हेलाइट्स की बात करें तो पहले ही बात कर चुके अपन, हेलोजेंस के बारे में कोई बड़ी बातें नहीं है वहाँ पे, है ना, वो बात अपन कर चुके हैं। एक चीज आप और समझ लो यहाँ पे हेलाइट्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट नॉर्मल बुक्स में देते नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ऑल दीज हेलाइट्स, जो भी हेलाइट बनते हैं ना, इनका क्या होता है, हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपन चैप्टर थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, जब किसी चीज को अपन बनाते हैं तो उस दौरान एनर्जी जो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब अच्छी बात है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा एच की वैल्यू बेटा नेगेटिव है, मतलब इनका बनना जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन फ्लोराइड्स की जो होती है डाउन द ग्रुप जाने पे लेस नेगेटिव होती जाती है। नेगेटिव तो होगी लेकिन फ्लोराइड के लिए लेस नेगेटिव होगी, मतलब लिथियम फ्लोराइड ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सीजियम फ्लोराइड कम एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन बाकियों के लिए देखो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के लिए तो डाउन द ग्रुप लार्ज साइज एनाइन, लार्ज साइज कैटायन के द्वारा ज्यादा स्टेबलाइज होता है, तो डाउन द ग्रुप डेल्टा एच नेगेटिव ज्यादा होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में। एग्जाम्पलीफाई करूं तो LiCl में उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी फॉर्मेशन में जितनी सीजियम क्लोराइड में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो फ्लोराइड में लिथियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सीजियम फ्लोराइड सबसे कम करेगा। यदि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मिले तो फॉर्मेशन में सबसे कम एनर्जी लिथियम क्लोराइड रिलीज करेगा, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और सीजियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होंगे बेटा इनके, क्योंकि इनका तो नेचर प्योरली क्या होता है बच्चों, आयनिक होता है ना, काफी ज्यादा आयनिक नेचर होता है, लिथियम वाला को छोड़ दिया जाए तो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हैव अ ट्रेंड, फ्लोराइड का ज्यादा होता है, क्लोराइड से, क्लोराइड का ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड का आयोडाइड से ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट बात थी, याद रखना सब लोग। हेलाइड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि आयनिक नेचर होता है। लिथियम फ्लोराइड कम सॉल्युबल होता है क्योंकि उसकी लेटाइस एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। सीजियम आयोडाइड भी कम सॉल्युबल होता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। लिथियम फ्लोराइड कम सॉल्युबल है क्योंकि लेटाइस एनर्जी बहुत हाई होती है। सीजियम आयोडाइड जो होता है वो कम सॉल्युबल होता है, सीजियम आयोडाइड, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। जबकि लिथियम के अंदर क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी के कारण कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिसके कारण वो नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल, एसीटोन और इथाइल एसीटेट में भी सॉल्युबल होता है। लिथियम क्लोराइड बच्चों पायरिडीन में भी खूब घुल जाता है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी सॉल्ट, तो बच्चों ऑक्सी सॉल्ट की बात करें तो ऑक्सी सॉल्ट वो होते हैं जो कि ऑक्सी एसिड से बनते हैं, और ऑक्सी एसिड वो होते हैं ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन हो, जैसे कि H2SO4, जैसे HNO3, HNO2, जैसे कि क्या कहते हैं H2SO3, जैसे कि H2CO3, ये सब है ना। अब इनके जो सॉल्ट बनते हैं वो कौन से होते हैं, इनका सॉल्ट हो जाएगा कौन सा बेटा, Na2CO3, MHCO3, है ना, Na2CO3 हो जाएगा,
NaHCO3 हो जाएगा, Na2SO हो जाएगा, ये सब ऑक्सी एसिड के सॉल्ट हो गए। अब सुनो इनकी बात को बेटा, इन सब में क्या होता है, जो ये सॉल्ट होते हैं इन सब में सबसे पहले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं। सुनो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है 1A में। एक्सेप्शन है एक तरीके से, एक्चुअली घटना चाहिए, क्योंकि लार्ज साइज एनाइन की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप, लार्ज साइज एनाइन जो होते हैं ना 1A और 2 में, उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बच्चों कम होती है। लेकिन 1A में 3 एक्सेप्शन होते हैं। एक एक्सेप्शन है बाइकार्बोनेट, एक कार्बोनेट और एक सल्फेट। तो बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप 1A में बढ़ती है, एक्चुअली घट जाना चाहिए था। बाकी सब लार्ज साइज में आप देखोगे कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी। ठीक है बेटा। इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए डाउन द ग्रुप जो है थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, कार्बोनेट की, सल्फेट की, नाइट्रेट की, इन सब की डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे आयनिक नेचर बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते आगे बढ़े। तो एनामेलस बिहेवियर और लिथियम बच्चों, तो लिथियम का एनामेलस बिहेवियर क्यों होता है, उसका स्मॉल साइज होता है इसलिए, पोलराइजिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है इसलिए बच्चों, है ना, जिसके कारण वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो लिथियम की जो होती है वो एनामेलस बिहेवियर के 2 कारण एनसीईआरटी देती है। एक्सेप्शन स्मॉल साइज, सेकंड हाई पोलराइजिंग पावर, दैट इज चार्ज इज टू रेडियस रेशियो, जिसको आप, ठीक है, चार्ज इज टू रेडियस रेशियो, आयनिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो उसके लिए एक शब्द, है ना। नाउ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लिथियम के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं बेटा, ज्यादा हार्डर होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग। लिथियम जो होता है लीस्ट रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? पानी के अंदर मैं आपको पूरी कहानी बता चुका हूँ, है ना। लिथियम जो होता है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, बाकी सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम अकेला है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता है, बाकी कोई नहीं बनता। लिथियम क्लोराइड जो होता है डेलिक्विसेंट होता है, डेलिक्विसेंट मतलब पानी को इतना सोखे कि उसमें खुद ही घुल जाए। तो लिथियम क्लोराइड पानी को अपनी ओर सोखता है, LiCl.2H2 बनाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, बाकी नहीं बनाते। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है बच्चों वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, बाकी सबके हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। और इसका एक और चीज है जो कि सॉलिड स्टेट में मिलता है, वो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो लिथियम बाइकार्बोनेट एक अकेला बाइकार्बोनेट है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, और बाकी सारे बाइकार्बोनेट बने के जो होते हैं सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लिथियम जो होता है बाकी एल्कली मेटल्स की तुलना में यदि देखा जाए तो नो alkali metal form no ethanide on reaction with ethene. Lithium unlike other alkali metal forms no ethanide, है ना, ये कोई इथेनाइड नहीं बनाता। जैसे इथीन से रिएक्शन करा दो ना CH प्लस लिथियम, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीव नहीं करेगा, बाकी हाइड्रोजन को रिलीव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, लिथियम नाइट्रेट को यदि हीट किया जाए तो बच्चों वो NO2 देता है और साथ में ऑक्सीजन देता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पर वो ऑक्सीजन देता है लेकिन NO2 गैस रिलीज नहीं करता है, सोडियम नाइट्राइट बनाता है, NaNO2 बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में टपकेगा, याद रखना ही रखना है। ठीक है बच्चों, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे NO2 गैस देता है जो कि पैरामेटिक कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है गैस। तो बेसिकली 2 पैरामेटिक गैस मिलती है, NO2 और O2, जबकि सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पे एक ही पैरामेटिक गैस मिलती है जो कि O2 होती है। ठीक है बच्चों, आगे पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। पहली बात तो बेटा इनका आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू सिमिलर होती है। ठीक है, इनका चार्ज इज टू, इनका जो रेशो है किसका, साइज का जो रेशो है ना, साइज इनके कंपेरेबल होते हैं। ठीक है, चार्ज इज टू साइज रेशो इनका कंपेरेबल होता है, इसकी वजह से इनमें डायगोनल रिलेशनशिप हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब बेसिकली एनसीईआरटी ने जो पॉइंट दिया वो उन्होंने बोल दिया इट इज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस, तो जो एनसीईआरटी बोले वो याद रखो, है ना। अब चलो द मेन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी क्या है, वो जो डिफरेंस है वही सिमिलरिटी है बेटा, जो अभी आप डिफरेंस पढ़ चुके हो। लिथियम एंड मैग्नीशियम हार्डर होते हैं, ऑब्वियसली आपने पहले ही पढ़ लिया, लिथियम हार्डर होता है। ठीक, इसके अलावा बेटा लिथियम जो होता है वाटर के साथ स्लो रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम भी स्लो रिएक्ट करता है कंपैरेटिवली ना। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इनके लेस सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ये सब छोटे साइज के आयन होते हैं बेटा, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है। लार्ज साइज की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है और स्मॉल साइज की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ठीक है बच्चों, नाउ ऑक्साइड Li2O MgO डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इनके एक्सेप्शन हो सकते हैं, जो बातें मैंने आपसे कही है, लार्ज साइज और स्मॉल साइज वाली, लेकिन मोटे मोटे रूप से सही है वो। ठीक है, अब ऑक्साइड Li2 और MgO जो होते हैं डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये मेनली क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, थोड़ा बहुत पर ऑक्साइड बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते।
कार्बोनेट जो इनके होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, आपको मैंने बताया था इनके कार्बोनेट टूट जाते हैं। अच्छा 1A में याद रखना बेटा, सिर्फ एक ही कार्बोनेट है जो कि हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बाकी हीट करने पे नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, ठीक है। तो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, जैसे NO2CO3 को यदि आप हीट करोगे तो बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है, लेकिन लिथियम कर देता है। LiCl जो होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं, कोवलेंट करेक्टर आने के कारण दोनों डेलिक्वेसेंट होते हैं, ये बात भी याद रखते हैं ना। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब आ जाते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट पे, है ना, सोडियम कार्बोनेट पे। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं बेटा, वो उसका नाम होता है सॉल्वेज प्रोसेस। तो सॉल्वेज प्रोसेस में बेसिकली हम करते क्या है, जल्दी जल्दी से आप रिएक्शन देख लो। सॉल्वेज प्रोसेस में हम करते क्या है, सॉल्वेज प्रोसेस में बेटा ये रही रिएक्शन जो आपको याद होनी चाहिए, अमोनिया H2 और कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्ट कर जाएगा तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। H2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाए बेटा तो H2CO3 बन जाएगा। इसका H+ आयन अमोनिया को दिला दो तो अमोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो 2 H+ आयन 2 अमोनिया को दिला दो तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इधर आपके पास क्या बन गया, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अमोनियम कार्बोनेट को आपने एक्सेस ऑफ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पर रख दिया तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। H2CO3 टूट के क्या बनाएगा, H+ प्लस HCO3 नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। अब ये जो H+ है ना, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास बना, और NaC कौन सी रिएक्शन बता, दूसरी रिएक्शन बता रहा था ना। तो अमोनियम कार्बोनेट ने क्या किया बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 है। अच्छा H2O प्लस CO2 ने क्या बनाया, H2O प्लस CO2 ने क्या किया, बना दिया H2CO3 जो कि टूट गया H+ प्लस HCO3 नेगेटिव में। अब ये जो H+ प्लस HCO3 नेगेटिव है, इधर क्या पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है अमोनियम कार्बोनेट। अब आप खुद ही सोच लो, जब ये एक H+ आयन यहाँ रिसीव कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर रिएक्शन में क्या हो गया, यहाँ पर और 2 मोल हमने ले लिया वहां बेटा, तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो गया, 2 मोल बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो जो 2 मोल बाइकार्बोनेट, और इधर से तो रिलीज हो ही गया ये H2CO3। H2CO3 को आपने क्या किया, तोड़ दिया, काय में तोड़ दिया, H+ और HCO3 नेगेटिव में। इसका H+ किसने ले लिया, ये वाले कार्बोनेट ने ले लिया, तो वो भी हो गया HCO3 नेगेटिव, और ये भी हो गया HCO3 नेगेटिव। 2 HCO3 नेगेटिव 2 अमोनियम आयन के साथ कंबाइन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देगा बेटा। जब उसको NaCl के साथ आप रखोगे तो वो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, ठीक है बेटा। सॉल्वेज प्रोसेस में K2CO3 हम नहीं बना सकते क्योंकि KHCO3 की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, तो इसकी वजह से अपन K2CO3 का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये पॉइंट एग्जाम में पूछते हैं, उतना ही बता रहा हूँ, एग्जाम में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों NaHCO3 को यदि हीट करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में आती है। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक टाइप की एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और अमोनिया और CaCl2 और H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी बातें अपन को इसके बारे में याद रखनी है सॉल्वेज प्रोसेस के बारे में, ठीक है बेटा। और ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेज प्रोसेस कैन नॉट extend its preparation to formation of potassium carbonate because potassium hydrogen carbonate is too soluble to get precipitated by addition of ammonium hydrogen carbonate to saturated solution of potassium chloride। इतना बहुत ज्यादा डिटेल मत जाओ, कॉमन आयन इफेक्ट का हालांकि ये पॉइंट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो इतना मान लो कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसकी वजह से अपन नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है। इसके अलावा इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। यदि हीट कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा बच्चों, Na2CO3 H2O Na2CO, यदि हीट किया जाए इसको, ओके सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगा रिलीज, सॉरी, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कार्बोनेट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं। तो Na2CO3 10H2 को अपन हीट करेंगे तो Na2CO3 दे देगा, H2O प्लस H2O जो है बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक H2O बाहर नहीं निकलता, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण बना हुआ रहता है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, या वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो बाहर निकलेगा। सोडियम क्लोराइड में पढ़ने लायक कुछ नहीं है, जैसा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आप बस इतना छोटा मोटा यदि कोई डाटा वाटा दिया हुआ है तो उसको देख लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, और आप आराम से उसको समझ सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कास्टर केल्नर सेल का एक प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं,
इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ब्राइन सोल्यूशन का, NaCl सोल्यूशन को बोलते हैं बच्चों, है ना। और वहाँ पे जब अपन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसमें क्या होता है, ये देखो, इसमें सोडियम मेटल जो होता है वो क्या करेगा, सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड कंबाइंस विद द मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम। एक तो क्या होता है बेटा, जब अपन मरकरी का इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं ना बेटा, तो सोडियम मेटल क्या होता है, आसानी से जाके उस पर डिस्चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज होकर के NaHg अमलगम बना देता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, आज ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है, Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर के मरकरी के ऊपर जो होता है, मरकरी पे Na का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो आसानी से Na जो है जाकर के डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, ये रिएक्शन हो गई कैथोड पे, एनोड पे क्लोराइड जो है जाकर के इलेक्ट्रॉन दे देता है, Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। इसके बाद जो अमलगम बनता है वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेता है और H2 गैस को बच्चों रिलीज कर देता है। आई सपोज दैट इतनी बात सब बच्चों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैसा होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड इज वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है, मेल्ट होता है 591 केल्विन पे। कोई बड़ी बातें नहीं है, इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसी, एक बार बस देख लेना, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है बेटा। और इसके बाद आता है NaHCO3, तो NaHCO3 के बारे में भी कोई इसका चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक साथ रख दो तो क्या होगा, H2CO3 बना लेगा, H2CO3 टूट जाएगा H+ प्लस बाइकार्बोनेट में, जो कि H+ कार्बोनेट के साथ कंबाइन हो जाएगा ये वाले के साथ, ये भी बाइकार्बोनेट आयन बना देगा और आपके पास 2NaHCO3 बन जाएगा। इसके अलावा आता है बेटा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। प्लीज इसको एक बार जरूर पढ़ें डाटा को, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डाटा एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो कभी भी पूछ लेता है। जैसे कि उसने बोल दिया है 70 किलो के आदमी में 90 ग्राम सोडियम होता है, 170 ग्राम जो होता है पोटेशियम होता है। कंपेरेटिव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, ये चीज आप बायो में एक बार जरूर पढ़ के जाना, एग्जामिनर को बहुत इंटरेस्ट है ये सब पूछने में, ठीक है बेटा। सोडियम जो होता है वो बॉडी का बीपी को मेंटेन करता है, ये सब छोटी छोटी बातें जो इसके अंदर इंपॉर्टेंस में दी हुई हैं, वो एक रीडिंग आपको इसकी लगा लेनी है, ऐसा खोद खोद के एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है बेटा। तो इतनी छोटी छोटी बातें अपन को इधर पढ़ के चलना है। फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि प्लाज्मा में क्या कंटेंट होता है। A typical example in the blood plasma extracellular fluid होता है, sodium is present to the extent of 143 mole per liter, whereas potassium जो होता है वो 5 मिलीमोल पर लीटर होता है विद इन दी रेड ब्लड सेल्स। तो ये कंटेंट एक बार अपन को देख के जाना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कंटेंट क्या होता है। आई सपोज दैट इसी के साथ जो है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो खत्म हो गया। अब मैं कल जो है एल्कली अर्थ मेटल रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद आपको वो दे दूंगा। आज के लिए शुभ रात्रि। आप सिर्फ इसको एक बार ध्यान से सुन लें, साथ में NCERT रखें, ईश्वर करेगा एग्जाम में सारे पॉइंट इससे आ जाएंगे।